वेलकम बैक टू माय चैनल DS मोटो क्वेस्ट। आज मैं बंगाली में ब्लॉग नहीं करने वाला हूँ, आज मैं हिंदी में ब्लॉग करने वाला हूँ। और इस ब्लॉग का टॉपिक आप लोगों को पता चल ही गया होगा टाइटल और थंबनेल देख के। तो आज मैं इस जो मेरा बाइक है N160 इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, एक प्रॉपर टूरिंग रिव्यू। और हिंदी में ब्लॉग करने का एक ही रीज़न है कि पूरे इंडिया का लोग जो है वो देख सके, क्योंकि मेरे को यूट्यूब में उतना अच्छा ख़ास तरीके से मिला नहीं है एक प्रॉपर टूरिंग रिव्यू ऑफ N160। जो भी N160 लिया है और जिसके पास भी N160 है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसको लेके टूर करना चाहिए कि नहीं और इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा। तो उसी को लेके आज का वीडियो शुरू करता हूँ कि मैं इस गाड़ी को फ़िलहाल 1 साल हो गया है, मेरा लगभग 1 साल होने वाला है, जनवरी 17 को 1 साल होगा। और मैं ये गाड़ी को लगभग 12,000 साढ़े 12,000 चला चुका हूँ। ये आप मीटर कंसोल में देख सकते हैं, ये आ गया आपका 12,650 किलोमीटर चला चुका हूँ। उसके बाद ही मैं रिव्यू दे रहा हूँ इसका। सो यही है कि मैं इस गाड़ी को लेके बहुत रिसेंटली नॉर्थ बंगाल ट्रिप में गया हुआ था और लगभग 1600 टू 1700 किलोमीटर का टोटल जर्नी था। और मैं ये पूरा कवर किया हूँ इसी N160 में, और मैं सिंगल राइडर था। तो जो मेरे को इसका प्रॉब्लम लगा है उसी को लेके बात करेंगे, और जो इसका खूबियाँ है उसी को भी लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं शुरू कर देता हूँ इसका प्रोस को लेके, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोस है, खामियां भी बहुत है, कॉन्स भी बहुत है, उसको भी लेके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोस को लेके बात करते हैं। तो ये है मेरा बाइक N160, ये रहा मेरा चैनल का नाम। और इसका सबसे बड़ा जो मेरे को प्रोस लगा है वो है भाई इसका हेडलाइट। इसका हेडलाइट एकदम मस्त है, एकदम मस्त। मतलब इतना अच्छा थ्रो देता है, इतना अच्छा थ्रो है इसका। हाईवे पे इतना ज़्यादा ब्राइट लाइट प्रोवाइड करता है, ऑसम। बस कुछ नहीं करना है, बस अपर और डिपर मार दो, सामने वाला गाड़ी हट जाता है। और इसका ये हो गया पहला वाला, ये हो गया पहला वाला प्रोस। और सेकंड वाला जो प्रो है वो है इसका हाईवे स्टेबिलिटी। बहुत अच्छा हाईवे स्टेबिलिटी है इसका, बहुत अच्छा हाईवे स्टेबिलिटी। 160 सीसी के गाड़ी के हिसाब से ये थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा है, जिसके वजह से इसको हाईवे का जो स्टेबिलिटी है वो इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है इसका हाईवे स्टेबिलिटी। और ये हो गया दूसरा पॉइंट, हाईवे स्टेबिलिटी। पहला पॉइंट हो गया आपका हेडलाइट, इसका हेडलाइट बहुत ही बढ़िया है। और दूसरा पॉइंट जो है इसका हाईवे स्टेबिलिटी। और तीसरा पॉइंट जो है इसका ब्रेक। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रिमेका का कैलिपर दिया हुआ है, ग्रिमेका का कैलिपर दिया हुआ है। और ये ब्रेक बहुत बढ़िया है, इसका बाइट भी बहुत अच्छा है। और एक्चुअली क्यों नहीं होगा, ये सेम ब्रेक 250 सीसी जो N250 है उसको रोकने के लिए दिया हुआ है, और सेम ब्रेक इसी को 160 में डाला गया है, तो इसका तो ब्रेक अच्छा से पकड़ेगा ही, है ना। तो जो भी है, इसका थर्ड पॉइंट है इसका ब्रेकिंग। और हाँ, ब्रेकिंग से रिलेटेड एक है कि इसका जो ABS है, ABS उतना ज़्यादा इंट्रूड नहीं करता है। बात यह है कि जब आप देखेंगे कि नहीं, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो कि अभी डू और डाई सिचुएशन है, तभी ABS इंट्रूड करेगा। एल्स ABS इसका उतना इंट्रूड नहीं करता है, जिसके कारण ब्रेकिंग बहुत अच्छे से होता है, स्पेशली हाईवे में। और इसका सस्पेंशन नेक्स्ट हो गया, सस्पेंशन इसका 4th नंबर जो एडवांटेज है इसका सस्पेंशन। ये है एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, ऐसा नहीं है कि एडवेंचर बाइक है, लेकिन इसको लेके मैं काफ़ी एडवेंचर कर चुका हूँ। और ये जितने भी नॉर्थ बंगाल में ऑफ रोड पैचेस है उसमें भी मैं चला चुका हूँ। इसका सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, रियली बहुत बढ़िया है सस्पेंशन। ऐसा लगा नहीं कि एक्सपल्स से कोई कम है मगर फिर भी एक्सपल्स जो है वो एक एडवेंचर बाइक है और ये एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन फिर भी इसका परफॉर्मेंस उतना ख़राब नहीं था। स्टाइल के हिसाब से तो बहुत बढ़िया ही है। मतलब क्या लगता है यार, देखो आप लोग, क्या लगता है, क्या लुक्स आता है इसका, बहुत बढ़िया लुक्स आता है। पीछे का ब्रेक भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है पीछे का ब्रेक। और बाकी जो है गाड़ी का साउंड भी बहुत अच्छा है। और एक प्रोज लगता है मेरे को जो है इसका मीटर कंसोल। मीटर कंसोल मेरे को फुल डिजिटल पसंद नहीं है, लेकिन इसका मीटर कंसोल बहुत बढ़िया है, जो कि है एक एनालॉग और डिजिटल मिला के। ये मतलब ये जो नया वाला मॉडल आता है
उसमें तो ये फुल डिजिटल दिया गया है, लेकिन ये वाला मॉडल जो है 2022 का मॉडल, 2022 और 23 का मॉडल, इसमें अभी भी एनालॉग था। तो मैं लकी हूँ, ये वाला मेरे को मिल गया था। और इसका बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। लेकिन अब आता हूँ मैं डिसएडवांटेज में, और कॉन्स, गाड़ी का जो कॉन्स है उसके बारे में मैं आता हूँ, बात करता हूँ। कॉन्स देखो उतना ज़्यादा तो है नहीं, कोई भी डील ब्रेकर तो है नहीं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये डील ब्रेकर हो जाएगा और इसको टूर नहीं कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ है कि इसका इंजन मेरे को थोड़ा सा कम पावर लगा, हाई वोल्टी में थोड़ा सा पावर लॉस होता है। जैसे आप नॉर्मल चला रहे हो हाईवे पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आप हाई वोल्टी में जा रहे हो और हाई वोल्टी में आप अगर चला रहे हो तो उसमें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। वैसे तो मैं सिंगल राइडर था, पिलियन मेरे को नहीं था, फिर भी मेरे को थोड़ा सा पावर लॉस हुआ था, लेकिन पावर लॉस फील हुआ था। जैसे आप हिल चढ़ रहे हैं तो इसमें पावर लॉस फील हो रहा था। और हाँ, एक चीज़ है, ये हो गया पहला कॉन्स। इसका जो पहला डिसएडवांटेज यही है कि ये लैंड में, मतलब जैसे सी लेवल पे तो बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन जैसे ही आप हाई ऑल्टी में जाते हो, हर गाड़ी का होता है, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा ही लगा मेरे को। इसका पावर लॉस फील होता है। और ऐसा बात नहीं है कि आप राइड नहीं कर पाओगे, नॉर्मल जो एक्सपीरियंस राइडर है वो आराम से राइड कर लेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर पिलियन के साथ राइड कर रहे हो तो दिक्कत हो सकता है हाई पासेस में और हाई ऑल्टी में, क्योंकि पावर लॉस होगा। मैं सिंगल राइडर था तब भी मेरे को पावर लॉस फील हो रहा था, तो पिलियन के साथ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये एक बात है। और इसका और एक बात है कि इसका जो ये गियर लीवर है, ये जो गियर है ये अटकता है, मतलब ये अटकता है। ये जैसे आप नॉर्मल ट्रैफिक में चला रहे हो तो नॉर्मल फोर्थ गियर में वो आप ब्रेक लगाया तो तुरंत आपको फर्स्ट गियर में करना है, वो होता नहीं है, पता नहीं क्यों ये अटकता है। ये मैं 2-3 बार ऑलरेडी सर्विस सेंटर में बात कर चुका हूँ, लेकिन वो लोग बोलता है कि खड़ा गाड़ी में गियर नहीं लगता है, आपको गाड़ी को मूव करना पड़ता है तभी ये मतलब गियर लगेगा। लेकिन ऐसा तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। पता नहीं बजाज का सर्विस सेंटर और बजाज वालों क्या डिज़ाइन किया है। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा गाड़ी में प्रॉब्लम है, मेरा दोस्त के पास भी एक N160 है वाइट कलर वाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है कि ये गियर अटकता है, डाउन, स्पेशली डाउन शिफ्ट में। अप शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउन शिफ्ट में दिक्कत आता है। तो ये हो गया दूसरा वाला कॉन्स जो है, जो मेरे को फेस करना पड़ता है हर दिन, और मैं टूर ट्रिप में भी मैं फेस किया हूँ। तो इसका इंजन का पावर लॉस एक हो गया, एक गियर अटकना हो गया, ये हो गया दूसरा कॉन्स। और तीसरा कॉन्स अगर मैं बताऊँ तो इसका एक्चुअली हैंडल बार है। इसका हैंडल बार जो है, ये जो स्टॉक हैंडल बार दिया हुआ था N160 में, ये मैं दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये जो हैंडल बार है मैंने मॉडिफिकेशन किए हैं, लेकिन जो N160 का स्टॉक हैंडल बार आता है वो थोड़ा सा यहाँ तक आता है और नीचे हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि राइड करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, कुछ देर बाद हाथ दुखना शुरू कर देता है, क्योंकि पूरा बॉडी प्रेशर नीचे आ जाता है, हैंड के ऊपर आ जाता है, तो उसमें दिक्कत हो जाता था। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये हैंडल बार को चेंज करके 150 वाला हैंडल बार, मतलब N150 वाला हैंडल बार लगा लिया है। तो ये ज़्यादा कुछ महंगा नहीं था, 330 रुपये लिया था बजाज के सर्विस सेंटर में, जिसका पार्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। कोई अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, जो 150 का N150 का जो मैं बात कर रहा हूँ वो N150 रिसेंट वाला N150 नहीं है। वो जो N150 था वो BS6, मतलब 2020, 21 और 22, यही 3 साल तक था। अभी जो N150 आ रहा है उसमें तो ये N160 और N150 का हैंडल सेम कर दिया है, लेकिन ये पुराना जो N150 था उसका हैंडल बार मैंने चेंज किया था, जिसके लिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ था टूर में और ट्रिप में, क्योंकि इसका पोस्चर भी डेवलप हो गया था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आया था। और यही है, हैंडल बार का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। लेकिन जिसके पास स्टॉक हैंडल बार है, मैं सजेस्ट करूँगा तुरंत चेंज करवा लो, क्योंकि उससे ट्रिप करना मुश्किल हो जाएगा और ट्रिप करने में आपको तकलीफ़ हो सकता है, हाथ में दर्द हो सकता है। और अभी ये हो गया आपका तीसरा कॉन्स और तीसरा डिसएडवांटेज। और एक बात है, इसका जो फिफ्थ डिसएडवांटेज है इस बाइक का, मेरे को लगा इसका हॉर्न बहुत ही बेकार है। हॉर्न एक्चुअली बेकार नहीं है, हॉर्न का मेरा प्लेसमेंट बेकार है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो हॉर्न है, ये वाला,
ये वाला हॉर्न है, ये हॉर्न का प्लेसमेंट ऐसी जगह में किया हुआ है, इसमें दिक्कत यही आता है कि यहाँ से टायर से पूरा कीचड़ छिड़कता है। तो अगर मैं बात करूँ इसका मतलब ये टायर से ऐसे ऐसे प्लेसमेंट दिया हुआ है बजाज ने, क्या होता है वो टायर से जितने भी पानी है कीचड़ है वो सब हॉर्न में जाता है, और हॉर्न में जाने के कारण क्या होता है ये हॉर्न ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। मैं खुद अभी 1 साल भी मेरा नहीं हुआ है, मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और मैं ऑलरेडी 3 बार हॉर्न चेंज कर चुका हूँ। इसी वजह से कि बारिश में चलाओ तो कीचड़ सारा हॉर्न में लगता है, पानी सारा हॉर्न में जाता है टायर से होके, और ये हॉर्न ख़राब हो जाता है। और अब सर्विस सेंटर में जाओगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको बस रिप्लेस कर देगा। तो मैं ऑलरेडी 3 बार कर चुका हूँ। ये बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हर टाइम तो अच्छे मौसम में बाइक नहीं चलता है। हर टाइम तो मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रैफिक में है और आप बारिश में चला रहे हैं, और जैसे ट्रैफिक में हॉर्न तो बहुत ज़रूरी होता है। ट्रैफिक में आपको हॉर्न दबाना पड़ता है बार बार। अब उस टाइम पे अगर ये हॉर्न ख़राब हो जाए और बजना बंद हो जाए तो बहुत मुश्किल है, मतलब सेफ्टी इशू हो जाता है ना। तो ये है मेरा कुछ यही है इसका 5th वाला जो डिसएडवांटेज ये था। और आपका डिसएडवांटेज और बेसिकली कुछ है नहीं। तो जो छोटा मोटा डिसएडवांटेज है वो है इसका सीट कुशनिंग। जो इसका सीट कुशनिंग है ये लॉन्ग ट्रिप्स के लिए बिल्कुल नहीं है। ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला है, मतलब जो फैक्ट्री से बन के आया था ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला है। इसका उतना ज़्यादा सॉफ्ट है नहीं, जिसके लिए राइड करने में आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन निकल चुका हूँ। ये जो सीट है मेरा, मैं इसके ऊपर एक ये जो राइडर सीट है, क्योंकि मैं सिंगल राइड करता हूँ, तो ये जो राइडर सीट है इसके ऊपर मैं अलग से कुशनिंग चढ़ा लिया हूँ। ये देखिए जैसे ही उंगली दे रहा हूँ ये दब रहा है। तो इसी तरीके से मैं इसका सॉल्व किया हूँ। तो अभी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता है, ये सीट के ऊपर एक कुशन देने से ये मेरा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया है। बाकी कोई इसमें डिसएडवांटेज नहीं है, मतलब टोटल मेरे को लगा ये 6 ही डिसएडवांटेज है, और एक माइनर डिसएडवांटेज था लेकिन क्रिटिकल है। मतलब अगर आप कहते हो कि 7th डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ तो ये है इसका मीटर इसका जितना सुंदर है उतना ही इसका एक डिसएडवांटेज मेरे को लगा। हालांकि ये तो अभी नया जो मॉडल आ रहा है इसका डिजिटल कर दिया है, लेकिन ये जो एनालॉग मीटर है इसमें एक ही दिक्कत आता था, इसका जो ब्राइटनेस था ये ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा था। इसका बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, और जिसके लिए क्या होता है जैसे अब रात को हाईवे पे चला रहे हो तो आपको फील्ड ऑफ विजन बिल्कुल सामने रहता है, और ये जैसे इसका हाई ब्राइटनेस है और इसका कम करने का कोई रास्ता भी नहीं है, मतलब इंटरनली कोई कम नहीं कर सकता है। बैकलाइट जो ब्राइटनेस होता है वो कम नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या होता है जैसे आप सीधा हाईवे पे चला रहे हो आपका फील्ड ऑफ विजन सामने है, तो ये नीचे से ना ये पावरफुल लाइट का ग्लेयर मारता है, हर टाइम डिस्ट्रैक्ट करता है रोड को। आप अब रोड पे चला रहे हो, एक नीचे अगर एक हाई पावर का ब्राइट लाइट अगर जल रहा है तो आपको तो डिस्ट्रैक्शन होगा। ये प्रॉब्लम था, लेकिन इसको भी मैं सॉल्व किया हूँ, मतलब जुगाड़ से। वो है मैं इसमें एक ब्लैक स्टिकरिंग किया हूँ, आपको दिख रहा होगा ये है एक ब्लैक स्टिकरिंग। ये ब्लैक स्टिकरिंग मैं कर लिया हूँ, जिसके कारण क्या होता है इसका ब्राइटनेस जो है वो थोड़ा कम हो गया है। तो मेरे को अभी ये हाईवे पे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। पता नहीं ये सबको होता है कि नहीं, लेकिन मेरे को तो होता था, लेकिन मैं सॉल्व कर लिया हूँ। और ये हो गया इसका 7 डिसएडवांटेज। अगर मैं 8वां या तो 8 वाला मतलब 8th डिसएडवांटेज की बात करूँ तो ये है इसका माइलेज। ये पर्सनली मेरे को लगता है, मैं बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देख चुका हूँ जिसमें ऐसा दिखाया गया है 50, 52, 45 प्लस 50 प्लस माइलेज निकाल के देता है। देखो भाई मेरे को तो मिला नहीं है, मेरे को जो है ये अभी तक 38 का माइलेज निकाल के दिया है। और इसका कारण भी है क्योंकि मैं उतना स्लो चलाता नहीं हूँ, मैं इसका फुल पोटेंशियल में खींचता हूँ, मतलब 120 तक मैं खींच लेता हूँ, 120 126 तक मैं खींच लेता हूँ, हाई रेव रेंज में खींचता हूँ, पूरा 10,000 तक मैं खींच लेता हूँ। तो उतने में तो मेरे को माइलेज एक्सपेक्टेशन नहीं भी करना चाहिए, और फिर भी मेरे को 38 ये दे देता है। नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशन में भी मैं चला चुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 38 से 39 होता है, मेरे को उससे ज़्यादा मिला नहीं है। वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ड्राइवर टू ड्राइवर वैरी करता है कितना माइलेज निकल देगा ये। हो सकता है आप ज़्यादा निकल सकते हो इससे, लेकिन मेरे से तो 38 ही निकलता है। और ये पूरा ट्रिप जो है 1600-1700 किलोमीटर का जितने भी किया था, इसमें मेरे को मीटर में भी दिखा रहा है 38, और मेरे को प्रैक्टिकली भी मेरे को 38 ही मिला है माइलेज।
और इसका टॉप स्पीड अगर मैं देखा जाए तो टॉप स्पीड इसका है आपका 126, इससे ज़्यादा ये जाता नहीं है। जैसे मैंने ये लेग गार्ड वगैरह ये सब लगा है, एक्स्ट्रा वेट ये जो लेग गार्ड है ये सब लगा है, तो इसके वजह से क्या होता है वो गाड़ी का वेट थोड़ा बढ़ गया है, हाईवे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन टॉप स्पीड थोड़ा सा घट गया है। ये सब हो गया आपका प्रोज और कॉन्स। बाकी जो मॉडिफिकेशन मैं किया हूँ टूर के लिए वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप सोच रहे हैं कि टूर करने के लिए इस बाइक में टूर करना है तो ज़रूरी है ये सब मॉडिफिकेशन, ये मैं दिखा रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ खर्चे का बात नहीं है, स्टाइल स्टेटमेंट बदला नहीं हूँ, जो फंक्शनल है मतलब जो मेरे को कंफर्ट देगा, जो मेरे को फ़ायदा देगा, मतलब परफॉर्मेंस वाइज जो है उसका मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हूँ, आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ये हैंडल बार, ये जो हैंडल बार है ये मस्ट चेंज है, ये N150 का हैंडल बार है, इसको आप लगा लीजिए। आपका जो हाथ का दर्द होने का जो प्रॉब्लम है और पोस्चर आपका सही हो जाएगा। पोस्चर, ये हैंडल बार चेंज करने से आपका पोस्चर सही हो जाएगा, जिसके कारण यही होगा कि आप लॉन्ग राइड पे आप कंफर्टेबल कर सकते हो और कंफर्टेबली जा सकते हो। ये सबसे पहले ये मोस्ट रिकमेंडेड है। और आपका ये जो सीट है इसका कुशनिंग थोड़ा कम था, तो इसको भी कुशन थोड़ा सा, अगर आपको ये आपको पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, अगर आप चाहते हैं कुशनिंग थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है तो आप कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन है। और एक मॉडिफिकेशन है, ये है इसका क्रैश गार्ड, ये जो है इसका क्रैश गार्ड, ये क्रैश गार्ड मैं लगाया था कि ताकि अगर मैं डिसबैलेंस हो जाऊँ, कहीं पे गाड़ी गिर जाए तो ये प्रोटेक्ट कर ले। हाँ, इसके ये लगाने से एक ही हुआ, मेरा थोड़ा सा टॉप स्पीड घट गया, टॉप स्पीड उतना जाता नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और लेकिन इसका एडवांटेज भी है कि ये हाईवे स्टेबिलिटी बढ़ा देता है और ये टैंक को भी प्रोटेक्ट कर देता है गाड़ी, मतलब ये टैंक हो गया, ये इंजन वाला पोर्शन हो गया, इसको भी प्रोटेक्शन दे देता है ये। तो ये भी मस्ट है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, इसके बिना भी कोई भी चला सकता है, क्योंकि लेग गार्ड तो कंपनी प्रोवाइड कर ही देता है, वो नॉर्मल छोटा मोटा प्रोटेक्शन तो दे ही देगा। लेकिन बाकी अगर आप चाहते हैं कि फुल प्रोटेक्शन मिल जाए तो ये वाला लगा सकते हैं आप। ये ज़्यादा नहीं है, इसका 1600 रुपये लिया था वेलिंगटन नोएड, जो कोलकाता में जो वेलिंगटन मार्केट है वहीं से लगाया था, तो ये आप देख सकते हैं। और बाकी रह गया इसका लाइट का थ्रो, तो बहुत बढ़िया है, मैं पहले प्रोज में ही बता चुका हूँ, लाइट का थ्रो बहुत बढ़िया है, मतलब इसका प्रोजेक्टर बहुत बड़ा दे दिया है कंपनी ने। लेकिन फिर भी मैं जैसे हाई ऑल्टी में जाऊंगा तो वहाँ पे फॉग होगा, यही सोच के मैं एक ऑक्सिलरी लाइट लगाया था, जो है ये जो है 8GG, ये जो है 8GG मिनी ड्राइव, मतलब बहुत ही चीपेस्ट 8GG का जो चीपेस्ट वाला लाइट आता है, फॉग लाइट, ऑक्सिलरी लाइट, वही मैंने लगाया था और ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। फॉग में भी चला चुका हूँ और ये रात को भी मैं चला चुका हूँ हाईवे पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बढ़िया थ्रो देता है। ये मेरे को पड़ा था 1100 रुपये का और ये वेलिंगटन मार्केट से ही मैं लगाया था, बस लाइट 1100 रुपये का। हाँ, पॉजिटिवली एक चीज़ है, आप जब भी ये लाइट लगाना चाहते हैं तो या तो आप हार्नेस खरीद लीजिए या तो हॉर्न रिले जो होता है वो खरीद के ही लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये फॉग लाइट बाई एनी चांस कुछ सर्किट का प्रॉब्लम हो गया तो ये पूरा मतलब अगर बैटरी जला देगा, बैटरी ख़त्म कर देगा। तो पॉजिटिवली आप रिले दे के लगाइए या तो हार्नेस दे के लगाइए इसको। और ये हो गया मेरा थर्ड मॉडिफिकेशन, जो कि हैंडल बार है फर्स्ट, ये जो क्रैश गार्ड है ये सेकेंड, और ये लाइट हो गया थर्ड, और ये सीट हो गया फोर्थ। और इसके बाद जो है मैं एक यहाँ पे एक स्विच लगाया हूँ, ये जो हैज़र्ड वाला स्विच है, इसका हैज़र्ड ऑन, इसमें जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हैज़र्ड नहीं दिया हुआ था कंपनी ने, तो मैंने एक स्विच लगाया नॉर्मल सा, शॉर्ट करके जो कनेक्शन जो है वो शॉर्ट करके ये नॉर्मल हैज़र्ड वाला फंक्शन लगाए थे। पॉजिटिवली ये जो है ये वाटरप्रूफ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अगर वाटरप्रूफ नहीं है तो ये भी मेरे को पड़ा था लगभग 200 रुपये का ये स्विच पड़ा था, और कनेक्शन वगैरह करने के बाद और 50 रुपये बस। और बाकी जो है फॉग लाइट के साथ और एक स्विच आया था, ये वाला स्विच फॉग लाइट के साथ ये स्विच लगाए थे, ये भी 180 रुपये शायद लिया था ये स्विच, ये भी वाटरप्रूफ स्विच था। ये 2 वे स्विच है, मतलब ऊपर जलाओ तो एक कलर आ जाता है, येलो वाला जल जाता है, और नीचे करो तो वाइट वाला जल जाता है। तो ये 2 वे स्विच ये भी मैं फॉग लाइट के साथ लगाया था। और बाकी कोई मॉडिफिकेशन मैं किया नहीं हूँ, और वो स्टिकरिंग वाला मॉडिफिकेशन किया है कि ये जो मीटर का जो ये जो है मीटर का जो हल्का सा एक ब्लैक फिल्म चढ़ा दिया हूँ, जिसके कारण क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा सा ग्लेयर कम
हो गया है, तो मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है चलाने के टाइम पे। और बाकी जो है ये जो छोटा मोटा ये मेरा चैनल का नाम का स्टिकरिंग है, ये सब किया था। और बाकी कोई ज़रूरी नहीं है सही में, और बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही है कि अगर आप मतलब अगर अब मैं आउट ऑफ 10 इसको रेट करना चाहूँगा, मतलब टूरिंग पर्पज़ के लिए मैं इसको 8 रेट करूँगा। 2 पॉइंट बस इसी के लिए काटा हूँ कि ये पावर लॉस फील कराता है हाई वोल्टी में, और इसका गियर अटकता है। यही 2 चीज़ के लिए मैं इसको 8 दूंगा। बाकी इसका ब्रेकिंग बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। तो मतलब एक कंक्लूजन अगर देना होगा कि अगर ये क्या आप N160 लेके टूर कर सकते हो, मतलब N160 लेके आप टूर कर सकते हो कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा हैंडल बार और सीट का कंफर्ट, ये सब थोड़ा सा सही कर लीजिए अपने हिसाब से। N150 का हैंडल लगवा लीजिए। बहुत सारा लोग देखा हो कि FZ25 का हैंडल लगाता है, उसमें मेरे को लगता है कि यहाँ से देखिए मैं FZ25 का भी हैंडल का मैं रिसर्च किया था, यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, और दिखने में बहुत बेकार लगता है। तो इससे अच्छा है आप N150 का हैंडल लगा लीजिए। सीधा बजाज में जाइए, बोलिए N150 का हैंडल चाहिए मेरे को, 330 रुपये लेगा, वो चेंज करके दे देगा। और लेबर चार्ज अलग है, शायद 100-150 रुपये लेबर चार्ज लेगा। बाकी 330 रुपये का हैंडल है, पूरा प्लग एंड प्ले है, इसमें कोई छेद करवाना नहीं होता है। ये चेंज करवा लीजिए, आपका कंफर्ट 100% बढ़ जाएगा, और ये गेम चेंजर है। ये जैसे हो गया तो आप 100-150 किलोमीटर तो ऐसे ही चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी इसका बहुत बढ़िया है, और अगर आप टूर करना चाहते हैं बिल्कुल गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं होगा। आंख बंद करके आप जाइए, आप ये निराश आपको नहीं करेगा। और जो हाई वोल्टी वाला मैं बात किया था कि इसका पावर लॉस फील करवाता है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप चला नहीं पाओगे। देखो जो एक्सपीरियंस राइडर है, हाँ न्यूबीज़ के लिए या तो जो एमेचर राइडर है उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस राइडर है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि उनको जो देखो भाई, इसका लो एंड टॉर्क, हाँ मैं मान रहा हूँ कि ये 160 सीसी का गाड़ी है, और इसका लो एंड टॉर्क 160 के हिसाब से नॉर्मल है, मतलब ये ठीक ठाक है, ठीक ठाक टॉर्क दे देता है। इसका मतलब ये नहीं कि लो एंड टॉर्क ज़्यादा है, मतलब मैं थर्ड गियर में भी हाई वोल्टी में खींच पाऊंगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे फर्स्ट गियर का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे फर्स्ट गियर में ही चलाना पड़ेगा, जो सेकेंड गियर में चलाना होगा वो सेकेंड गियर में ही चलाना होगा। यही बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप टूर कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं। ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगा, भले ही आपका कैपेसिटी ना हो, लेकिन गाड़ी का कैपेसिटी बिल्कुल है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका कैपेसिटी नहीं है मतलब गाड़ी आपको निराश नहीं करेगा, यही बात है। बाकी ये वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। यही था N160 मेरे बाइक का एक प्रॉपर टूरिंग रिव्यू, जहाँ पे हम लोग डिस्कस किए कुछ प्रोज कुछ कॉन्स का। तो मतलब ये कोई डील ब्रेकर नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल आप चिंता बिल्कुल आंख बंद करके आप ये बाइक लेके निकल पड़िए। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है, पॉजिटिवली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन सी यू।